ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज फिर से एक एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं और श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा हो गई है वहाँ पे, और श्रीलंका की क्राइसिस इसलिए भी हो गई है, बेसिकली श्रीलंका के बारे में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि वो एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, जहाँ पे उसका इम्पोर्ट जो है वो बेसिकली उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, यानी वो ख़रीद ज़्यादा रहा है, बेच कम रहा है। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरा, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो फार लेस हो गया है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में। तो इसी को हम कहते हैं ट्विन डेफिसिट का सिचुएशन, ट्विन डेफिसिट का प्रॉब्लम हो गया है श्रीलंका में। ये सभी को पता है, इसके ऊपर हमने बहुत न्यूज़ देखा। अब यहाँ पे ऑथर जयादेव उयनगोड़ा बताते हैं कि तमिल प्राइड की अगर हम बात करें कि तमिलियंस के पास ऐसा क्या है जो कि तमिल के लिए गौरव की बात है, या जो तमिल गौरव की बात करता है, या कह लीजिए श्रीलंकन प्राइड की बात जो करे। बेसिकली तमिल प्राइड में तमिल नेशनलिस्ट हैं जो कि कहते हैं कि श्रीलंका तमिल का है, श्रीलंका तमिल स्पीकिंग लोगों का है। अब श्रीलंकन प्राइड में मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो सिन्हाली कम्युनिटी है, सिन्हाला भाषा बोलने वाली। तो सिन्हाला नेशनलिस्ट जो हैं वो ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये श्रीलंका हमारा है, और एकेडमिक और सोशलिस्ट लोग जो हैं वो रिफॉर्म्स चाहते हैं, एकेडमिक और सोशलिस्ट लोग जो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि इस ऑथर ने क्या कहा है। सबसे पहले तो वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि 75th एनिवर्सरी ये जो आप मना रहे हो, जो कि 4 फरवरी 1948 को बेसिकली आप इंडिपेंडेंट हुए थे, और आप अभी 75th एनिवर्सरी मना रहे हो। आप इतना श्रीलंकन रुपी क्यों बर्बाद कर रहे हो? श्रीलंका का इतना कीमती पैसा ऐसे समय में क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये एक्सपेंसिव सेलिब्रेशन कराने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने आखिरकार डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि जनता में तो कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। जनता में किसी भी तरह का श्रीलंका की इकोनॉमी को लेके, श्रीलंका के रिपब्लिक को लेके, श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के लेके कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो सेलिब्रेशन होने वाला है ये सिर्फ पॉलिटिकल क्लास के बीच में होने वाला है। ठीक है, अब ये ऐसे समय में हो रहा है जहाँ पे सरकार का ये मानना है कि चुनाव ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी फरवरी में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने थे, यानी जितने भी प्रोविंसेस होंगे वहाँ पे श्रीलंका में, जिनको स्टेट्स आप कह सकते हैं, वहाँ पे चुनाव होने थे फरवरी में। इलेक्शन कमीशन ऑफ श्रीलंका ने इलेक्शंस ऑलरेडी स्केड्यूल भी कर दिए हैं। लेकिन अभी उसमें एक डाउट है कि ये इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, और उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रेसिडेंट का कहना है कि ट्रेजरी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक इलेक्शन में खर्च कर सके, और इलेक्शंस तो आपको पता है अर्जेंट पब्लिक नीड होता है। अर्जेंट डेमोक्रेसी में तो चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, और समय पे चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक विचित्र सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या इतना पब्लिक मनी हमें इलेक्शंस में खर्च करना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाई दे रहा है कि वो अपना ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपनी आज़ादी का। अब ऑथर ने ये जो इंडिपेंडेंस वर्ड है श्रीलंका का, इसको पकड़ लिया। ऑथर ने समझाया कि देखिए, अगर उनकी आज़ादी को भी हम ध्यान से देखें तो श्रीलंका पूरी तरीके से आज़ाद नहीं था। क्यों? क्योंकि सिन्हाला नेशनलिस्ट, तमिल नेशनलिस्ट, सोशलिस्ट और एकेडमिक लोगों का जो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो वो इंडिपेंडेंस से चाहते थे, जो डेफिनीशन वो चाहते थे, वो बहुत अलग अलग है। क्योंकि उन्होंने कहा कि सिन्हाला नेशनलिस्ट कहते हैं, सिन्हाला नेशनलिस्ट बेसिकली क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि श्रीलंका को एक बुद्धिस्ट रिपब्लिक बना दिया जाए। श्रीलंका को एक बुद्धिस्ट रिपब्लिक, यानी सिन्हाला बोलने वाले लोग चाहते हैं कि श्रीलंका को एक बुद्धिस्ट रिपब्लिक बना दिया जाए, स्टेट बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करे। फर्दर सिन्हाला बुद्धिस्ट के जो राइट्स हैं उनको रीस्टोर कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जगह दी जाए, और सिन्हालीज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। ये सिन्हाला लोगों के लिए एक आज़ादी का मतलब है। और वहीं पे अब दूसरी तरफ आप तमिल नेशनलिस्ट को देखिए, तो तमिल नेशनलिस्ट चाहते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारा श्रीलंकन कंट्री है उसमें फेडरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, यानी एक सेंटर हो, फिर स्टेट्स हों, और तमिल्स को रीजनल ऑटोनॉमी दे दी जाए। रीजनल ऑटोनॉमी करने का मतलब यही है, कि आप अपने रीजन में बेसिकली फ्री रहो, यानी प्रोविंशियल इलेक्शंस कराओ। तो ये दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं इनके तो एस्पिरेशंस काफ़ी अलग हैं, है ना। और वहीं एक तरह के पॉलिटिकल थिंकर्स कह सकते हैं आप, जो लेफ्ट साइड है, जो कि गवर्नमेंट के ओपोजिशन में है, वो ये कह रहा है बेसिकली यहाँ पे कि श्रीलंका को में आप सीनेट हटाइए। सीनेट हटाने का मतलब है प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट हटाइए, श्रीलंका को एक रिपब्लिक बनाइए,
एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और हेड के पास लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए, और माइनॉरिटी राइट्स को स्ट्रेंथन करिए। तो यहाँ पे आप तीन ग्रुप्स हैं, तीनों ग्रुप्स के सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस को, एस्पिरेशन को अलग अलग समझ सकते हैं, लेकिन क्या इनके बीच में कोई जॉइंट डिसीजन लेके एक अच्छा संविधान नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। इन्होंने कोशिश भी की। श्रीलंका का सबसे पहला रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन 1972 का आया है और बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उनमें किए, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने सिन्हाला मेजॉरिटी की बात सुनी, सिन्हाला मेजॉरिटी को लेके चले, बहुत सारी चीज़ें नहीं इंकॉर्पोरेट करी। अब जैसे कि कोई ये नहीं कहता श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है ना, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से तमिल नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को 1972 में नहीं सुना, और जो शांति थी वो शॉर्ट लिव्ड थी श्रीलंका में। फर्दर यहाँ पे आपको ऑथर और भी कई सारी चीज़ें समझाना चाहते हैं कि ये जो 1948 में जो आज़ादी इनको मिली नाम मात्र की, वो आउटसाइड ऑफिशियल सर्कल्स कुछ उत्साह नहीं जनरेट कर पाई, क्योंकि जो श्रीलंका का इंडिपेंडेंस का पाथ है वो एक स्पेसिफिक रूट से होके गया जो आम जनता ने नहीं डिज़ाइन किया था, या आम जनता का उसमें कोई से नहीं था। ठीक है, अब इसमें बात यह है कि ये गवर्नमेंट कह रही है कि देखो श्रीलंका के जो भी नेशनल हीरोज़ हैं उनके लिए ये सेलिब्रेशन बनता है, उनके लिए सेलिब्रेशन बनता है बिकॉज श्रीलंका हैज़ अटेन्ड इंडिपेंडेंस विदाउट एनी खून खराबा, विदाउट एनी ब्लड शेड। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सली ये प्रिंसिपल एडमायर नहीं किया जाता, क्योंकि आज़ादी में तो ब्लड शेड होता ही है, वायलेंट होती है, तभी आज़ादी पूरी होती है। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका के साथ केस डिफरेंट है। अब श्रीलंका के जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके नेशनल हीरोज़ के नाम पे एक सेलिब्रेशन तो बनता ही है। अब इस पूरे डिस्कशन में रूट क्या है? रूट वही मैंने आपको बताया, सिन्हाला नेशनलिस्ट के सेंटिमेंट्स हैं जो कि कॉलोनियल रूलर्स के अगेंस्ट हैं, कि कॉलोनियल रूलर्स ने यानी ब्रिटिश ने उनको पूरी तरीके से पॉलिटिकल सॉवरेनिटी नहीं दी। वो अनहैप्पी इसलिए हैं, लोकल नेशनलिस्ट लीडर से भी, यानी कि अपने खुद के नेताओं से भी दुखी हैं, और इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने भी किसी तरीके से पूरी आज़ादी नहीं दी। और उनका आर्गुमेंट ये है, यानी सिन्हाला नेशनलिस्ट का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है श्रीलंका में, वो ये कहती है कि जो सोलबरी कॉन्स्टिट्यूशन था 1947 का, उसने सिर्फ हम लोग को पार्शियल इंडिपेंडेंस दी है और एक इनकम्प्लीट सॉवरेनिटी दी है। हमारे भारत में भी तो 1930 में हमने देखा था पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ी थी, तो पूर्ण स्वराज पूरी तरीके से इन लोगों को नहीं मिला है। और ये कह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दे आर ऑल्सो अनहैप्पी विद द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सेक्युलर, कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम है, और मेजॉरिटी बुद्धिस्ट सिन्हालीस को कोई स्पेशल राइट्स नहीं दिए गए हैं, यानी कि सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन से तमिलनाडु में दिक्कत है। और सिन्हाला नेशनलिस्ट 1952 में प्रपोज कर चुके हैं, 1952 में 4 साल बाद आज़ादी के, कि सिलोन को यानी श्रीलंका को एक रिपब्लिक बनाओ और बुद्धिज़्म को कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन सिन्हाला स्पीकिंग एंड तमिल स्पीकिंग, बिकॉज तमिल स्पीकिंग वेरी फ्यू आर बुद्धिस्ट, तमिल स्पीकिंग मोस्ट आर इधर मुस्लिम्स और दे आर हिंदूज, एंड दे आर द फिशरमैन कम्युनिटी ऑफ तमिलनाडु, जो कि श्रीलंका में नॉर्दर्न साइड पे रह रही है, जिसको आप जाफना के नाम से भी जानते हैं जिस इलाके को। तमिल नेशनलिस्ट की बात करें तो तमिल नेशनलिस्ट के अंदर एक फियर है कि जब से उनको आज़ादी मिली है ना, तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऐसा है कि वो सिर्फ मेजॉरिटी के डोमिनेंस को लेके चलता है। तमिल लोग बोलने वाले लोगों का ये कहना है कि सिर्फ सिन्हाला की सुनी जाती है और किसी भी तरह का एक बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, और लेफ्ट ने कहा कि जो सिन्हाला नेशनलिस्ट हैं वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का आर्गुमेंट जो भी दे रहे हैं कि लोकल एलिट्स, लोकल नेता लोगों ने पूरी तरीके से आज़ादी नहीं दी, वो ये चीज़ समझें कि एक सोशलिस्ट रिपब्लिक ही ऐसा कर पाएगा और जो कि सारे श्रीलंकन्स को सॉवरेनिटी दे पाए। तो लेफ्ट साइड ने कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट और सिन्हाला के सेंटिमेंट्स के साथ अपने आप को अलाइन किया, पर बोला कि सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाते हैं और तभी फुल्ली पॉलिटिकल सॉवरेनिटी मिल पाएगी, है ना। ये चीज़ आप समझिएगा श्रीलंका में सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो तमिल हैं, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ एक छोटी लीगल प्रोटेक्शन दी है नाम मात्र की, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन कहलाएगा। और फर्दर यहाँ पे ये कहना है कि जब 1948 में आज़ादी के सेलिब्रेशन हुए तो सिर्फ रिएक्शनरी पॉलिटिकल एलिट्स ने ज्वाइन किया। अब इसी बैकग्राउंड में सिन्हाला नेशनलिस्ट का फ्रीडम पार्टी बना, सिन्हाला नेशनलिस्ट की श्रीलंका फ्रीडम पार्टी बनी 1972-70 में टू एस्टैब्लिश सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। तो ये पार्टी का भी इजाद हुआ, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट और सिन्हाला बुद्धिस्ट किस तरीके से अलाइन हो गए। ठीक है, और
इनकम्प्लीट नेचर है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का, जिसको मिलिटेंट एंटी कॉलोनियल मास मूवमेंट के साथ जोड़ा जा रहा था। और उन्होंने कहा कि ये जो कॉलोनाइज्ड क्लास है सिलोनीस की, यानी कॉलोनाइज्ड क्लास ऑफ सिलोनी बर्जर्स, मतलब जो अंग्रेज छोड़ के गए हैं इन अधिकारियों को, नेताओं को, है ना, जिन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस मांगी नहीं है, श्रीलंका की इंडिपेंडेंस को नेगोशिएट किया है, वो कभी भी नहीं चाहते कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल लिंक्स कॉलोनाइजर के साथ यानी ब्रिटेन के साथ टूटें। तो इधर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को ये समझना कि श्रीलंका क्या आज भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन से लिंक्ड है। दूसरा पॉइंट ये भी पॉपुलर कॉन्शियसनेस में आ रहा है, आम जनता इसके बारे में भी बात कर रही है कि कोलैबोरेशनिस्ट कंजर्वेटिज्म देखने को मिलता है हमें श्रीलंका में। कोलैबोरेशनिस्ट कंजर्वेटिज्म यानी पुराने सिस्टम्स को बदलना नहीं चाहते और एक दूसरे के साथ हर इंस्टीट्यूशन कोऑपरेट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ, वो डिप्टी प्रेसिडेंट के साथ, वो स्पीकर के साथ, सब इलेक्शन कमिश्नर भी, सब एक ही तरह से कोलैबोरेट हो गए हैं और सिस्टम्स बदलना नहीं चाहते, सिस्टम्स बदलना नहीं चाहते। वेराज इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे तो आप मिलिटेंट एंटी कॉलोनियल मास मूवमेंट था और कहीं से भी हमने किसी भी पर्टिकुलर क्लास को वो नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दी। लेकिन कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ किया जाता है, बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और फिर देश उसने काफ़ी साल तक चलाया, 1964 1965 तक तो उसने देश चलाया ही चलाया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन में दम भी है, लेकिन उस कंपैरिजन में एक दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ कोलैबोरेशनिस्ट कंजर्वेटिविज्म नहीं था, हमारे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस एक एक्सपीरियंस्ड यूनिट थी जो कि देश चला सकती थी, ब्रिटिश सिस्टम्स के साथ वाकिफ थी। यहाँ के केस में, इनके केस में ऐसा नहीं है, श्रीलंका के केस में देयर इज नथिंग दैट सपोर्ट्स दिस। ठीक, तो यही कह रहे हैं कि कल्चरली एंग्लिसाइज्ड और कॉम्प्राइडर क्लास श्रीलंका के एलिट्स की, कॉम्प्राइडर मतलब जो बाहर की गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया जाए, ठीक है, ऑप्टेड फॉर नेगोशिएशंस रादर देन फोर्सिंग देम आउट थ्रू अ पॉपुलर स्ट्रगल। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ब्रिटिश के साथ इनका कनेक्शन जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम की तरह इन लोग के सामने आ रहा है। ठीक है, मेजर पॉलिटिकल डिबेट श्रीलंका में ये है कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिपेंडेंस जो भी है उसमें कहीं कोई कंसेंसस नहीं है कि लिबरल डेमोक्रेटिक नेचर को किस तरीके से बनाया जाए। तो ऑथर लास्ट में कह रहे हैं कि देखिए इसकी वजह से तमिलनाडु को बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं। 1987 से 89 में बड़ा वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, तमिल सोसाइटी ने 1983 में नॉर्दर्न तमिलनाडु में इंसर्जेंसी स्टार्ट कर दी और तमिल नेशन की डिमांड करने लग गए। ह्यूमन कॉस्ट जो है स्टेट वर्सेस सिटीजन का, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बड़ा है और कोई भी ऑफिशियल काउंट नहीं है कि कितने ख़त्म हो गए। और कहें कि अगर ये लॉन्ग सोशल पॉलिटिकल डिसऑर्डर अगर श्रीलंका में चलता रहा तो इसका मतलब श्रीलंका के उस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का, उस आज़ादी का कोई मतलब नहीं था। और जो करंट क्राइसिस है इकोनॉमिक कोलैप्स की, वो नए क्वेश्चंस हमारे सामने लेके आती है कि जो पॉलिसी और गवर्नेंस का जो इनका रिकॉर्ड है, जो इनका तरीका है ना, फेलियर्स ऑफ श्रीलंकन, ये पॉलिटिकल एलिट्स का फेलियर है एक तरीके से। इसका मतलब श्रीलंका, जिसको अभी कुछ समय पहले तक बोस्ट किया जा रहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट अचीवमेंट्स में साउथ एशिया में बहुत बढ़िया कर रहा है, आज वो उन टॉप 10 कंट्रीज में से हैं जहां पे सबसे ज्यादा माल नरिश चिल्ड्रन है। तो एक झटके में आप तुरंत पलट गए या आपका पूरा अर्थव्यवस्था ही पलट गई। ये आज के पॉलिसी और गवर्नेंस बनाने वाले लोगों पे एक मेजर क्वेश्चन रेज करता है। और ऑथर कहते हैं कि जब हम इन सबको एक साथ लेके चलें तो हमें समझ में आएगा कि सिटीजन्स का एक डार्क फ्यूचर है। इसीलिए ऐसे दौर में श्रीलंका के इंडिपेंडेंस को मनाने का इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। देयर इज नो जस्टिफिकेशन, that is there is very little to celebrate Sri Lanka at 75. So this was Harshvardhan Tripathi signing off from today's editorial analysis. I'll see you guys in the next.